हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन एंड और ज्वाला। ये चैप्टर जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था। चलिए देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो टॉपिक पढ़ लिए थे, जो कवर कर लिए थे, वो आप एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ हम उनका थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस यानी कि जो हमारे दहनशील पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, चारकोल, ये सारे ही क्या होते हैं, हमारे दहनशील पदार्थ होते हैं। ठीक। अच्छा, कुछ दहनशील पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ज्वाला नहीं निकलती और कुछ दहनशील पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ज्वाला निकलती है। ठीक, जैसे कि अगर हम एलपीजी, कैरोसिन, है ना, एलपीजी जो हमारे गैस सिलेंडर्स में भरी जाती है, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, लकड़ी, अगर हम इन पदार्थों की बात करें तो ये क्या है, ये ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक, यानी कि इनमें जलते समय क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला भी क्या है, दहन करता है, जलता है, लेकिन उसमें जो है कोई किसी भी तरह की कोई भी ज्वाला नहीं निकलती। ठीक, तो ये हो गया हमारे दो तरह के पदार्थ जिनमें एक में ज्वाला निकलती है और एक में ज्वाला नहीं निकलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंबशन के लिए यानी कि दहन के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो है हमारा एयर यानी कि वायु। वायु क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वायु सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है दहन के लिए, क्योंकि वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की मदद से ही जो दहन की जो प्रक्रिया है वो आगे कंटिन्यू होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, जैसे कि अभी हमने कहा कि जो एयर है यानी कि वायु है वो दहन के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक, क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की मदद से ही जो बर्निंग की प्रक्रिया है यानी कि दहन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहती है। ठीक, दूसरी चीज ये कि जो हमारे पदार्थ होते हैं जो दहन करने में मदद करते हैं, जिनको हम दहनशील पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी जिनको कहते हैं, उनको जो है हम क्या कहते हैं, उनको जो है हम फ्यूल यानी कि ईंधन भी कहते हैं, उन्हीं को ईंधन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमने जो है एक प्रयोग किया था जिससे कि हम बता पा रहे थे कि जो एयर है यानी कि जो वायु है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बर्निंग की प्रक्रिया के लिए, या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बर्निंग की प्रक्रिया के लिए। जैसे कि इसको अब हम शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रयोग को। जैसे कि आप इमेज बी ए में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इमेज ए में आप क्या देख पा रहे हैं, इमेज ए में एक मोमबत्ती हमने रखी है। मोमबत्ती कैसी मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती है। उसके ऊपर जो है एक जार रखा हुआ है और नीचे से जो है लकड़ी के दो छोटे छोटे ब्लॉक रखे हुए हैं, या जो दो छोटे छोटे गुटके रखे हुए हैं और उनके ऊपर जो है इस जार को फिक्स किया गया है। ठीक, और उसके अंदर जलती हुई मोमबत्ती को रख दिया गया है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ब्लॉक्स हैं, जो लकड़ी के टुकड़े हैं, उनके नीचे से जो है वायु जा रही है, जिस वजह से जो कैंडल है वो जलनी लगातार जल रही है, यानी कि कंटिन्यू बर्न हो रही है। ठीक, अब इमेज बी में हम देख पा रहे हैं कि जो वुडन ब्लॉक से जो लकड़ी के टुकड़े थे वो क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ठीक, अब जब वो हटा दिए गए हैं तो वहां से जो वायु थी हल्की फुल्की ही अंदर जा पा रही है, बिल्कुल वायु अंदर नहीं जा पा रही, जिस वजह से मोमबत्ती क्या है, धीरे धीरे बुझने की कगार पर आ गई है और धीरे धीरे बुझ भी जाएगी। ठीक, अब इमेज सी में हम क्या देख पा रहे हैं कि वही जार है, वही क्या है, मोमबत्ती अंदर रखी हुई है। अब उसके ऊपर से एक प्लेट और रख दी गई है, उसके ऊपर से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा कहें हम, या एक जो है ग्लास प्लेट अगर हम कहें, तो वो उसके ऊपर से रख दी गई है, जिस वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी एयर जो है या वायु जो है नहीं प्रवेश कर पाए। तो वायु के प्रवेश ना कर पाने के कारण जो है ऑक्सीजन भी उसमें नहीं पहुंच पा रहा। जब ऑक्सीजन उसमें नहीं पहुंच पा रहा, जिस वजह से कैंडल जो है यानी कि मोमबत्ती जो है वो जलना बंद कर देती है और क्या, बुझ जाती है। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि क्यों जो है एयर इतनी नेसेसरी है बर्निंग की प्रक्रिया के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अब इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन तापमान एक ऐसा तापमान है जिसमें जो हमारा कोई पदार्थ है वो क्या करेगा,
आग को पकड़ लेगा। ठीक है, जिस तापमान में जो हमारा पदार्थ है वो आग पकड़ लेगा, उसी को उस पदार्थ का इग्निशन तापमान कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम लकड़ी की बात करें, ठीक है, तो लकड़ी की बात अगर हम करते हैं तो लकड़ी में अगर हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, तो क्या वो आराम से आसानी से आग पकड़ लेती है? नहीं, वो आसानी से उसमें आग नहीं जलती। क्या होता है, धीरे धीरे पहले लकड़ी क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, उसके बाद जो है लकड़ी में बर्निंग होना स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है वो जलना स्टार्ट करती है। यानी कि पहले लकड़ी जो है अपने इग्निशन तापमान तक पहुंचती है, उसके बाद जो है वो बर्निंग स्टार्ट करती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मिट्टी के तेल की यानी कि कैरोसिन की, तो उसमें हम क्या देख पाते हैं कि कैरोसिन, अगर हमने कहीं पर कैरोसिन डाला है और उसके ऊपर जो है हम सीधा जलती हुई कैंडल को ले जाएं या जलती हुई माचिस को अगर हम उसके ऊपर ले जाएं, तो हम क्या देख पाएंगे कि जो कैरोसिन है वो क्या होगा, जलना शुरू कर देगा। यानी कि वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा जलने में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लकड़ी है उसका इग्निशन तापमान क्या है, उच्च है यानी कि ज्यादा है, जबकि जो हमारा कैरोसिन है या मिट्टी का तेल है उसका इग्निशन तापमान क्या है, कम है। ठीक, तो ये इसी को इग्निशन तापमान कहते हैं। और ऐसे ही अलग अलग पदार्थों के अलग अलग इग्निशन तापमान होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। अच्छा, सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजीली कैच फायर। अच्छा, जिन पदार्थों का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ये हमने अभी कहा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मिट्टी का तेल जो होता है वो आसानी से आग पकड़ लेता है। अच्छा, जो घरों में जो हमारे एलपीजी के सिलेंडर्स लगे होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, चूल्हा जला करके खाना बनाते हैं, तो वो चूल्हा भी जो है, जैसे हम गैस ऑन करते हैं तुरंत अगर हम माचिस जलाते हैं तुरंत जो है उसमें आग लग जाती है। ऐसा नहीं होता ना कि लकड़ी की तरह जो है पहले वो काफी देर तक थोड़ा गर्म होगा उसके बाद उसमें बर्निंग होगी। नहीं, वो इजीली जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशन तापमान है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिस वजह से वो क्या होता है, जलता आसानी से है। ठीक। अच्छा, ऐसे जो हमारे पदार्थ हैं उनको इनफ्लेमेबल पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफ्लेमेबल पदार्थ कहा जाता है, जो आसानी से जो है आग पकड़ लेते हैं। अब आसानी से आग कौन पकड़ेगा? जिसका इग्निशन तापमान कम होगा। जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल भी जो है आसानी से क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। एलपीजी भी आसानी से आग पकड़ लेती है। और सीएनजी जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो हमारी होती है, वो भी क्या होती है, आसानी से ही आग पकड़ लेती है। ठीक, तो इग्निशन टेम्परेचर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार जो है इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। अच्छा, दहन के लिए कौन कौन सी जो कंडीशन है वो नेसेसरी है, महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहले जो है हमारे पास क्या होना चाहिए दहन करने के लिए? सबसे पहले हमारे पास ईंधन होना चाहिए, यानी कि फ्यूल होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ईंधन होना चाहिए। बिना ईंधन के जो है किसी भी प्रकार का दहन नहीं हो सकता। ठीक। अब ईंधन के बाद जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? हमारे पास एयर होनी चाहिए, यानी कि वायु होनी चाहिए। क्यों? वायु वायु से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी, जिस वजह से आग जो है जलती रहेगी। ठीक। और तीसरी चीज है, हमें क्या चाहिए, वहां पर हीट भी चाहिए, थोड़ी हीट भी चाहिए। हीट क्यों चाहिए? टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि उसके तापमान को बढ़ाने के लिए, उसके इग्निशन तापमान तक उसको पहुंचाने के लिए जो है हीट भी हमें जरूरी चाहिए। इन तीनों पदार्थों में से, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी चीज जो है मिस हो जाती है, या एक भी चीज जो है वो क्या हो जाती है, एक भी चीज जो है वो नहीं रहती, तो जो दहन की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ती। ठीक। तो आप समझ गए होंगे, ये तीनों जो हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनमें से अगर एक भी कंडीशन जो है वो अनुपस्थित रहेगी, एक भी कंडीशन अगर अनुपस्थित रहेगी, तो उसकी अनुपस्थिति में जो है दहन की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, ये तीन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारी, वो आप नोट कर लीजिए। पहला है ईंधन, दूसरी है वायु, और तीसरी है हीट। ठीक। चलिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
अगला है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर कहीं पर जो है आग लग जाती है तो हम उसको जो है किस प्रकार नियंत्रित में लाते हैं या किस प्रकार उस पर नियंत्रण करते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। देखो, जो हमारी 3 नेसेसरी कंडीशंस थी, है ना, दहन की प्रक्रिया के लिए जो हमारी 3 जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, उन 3 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन को अगर हम क्या कर ले, बंद कर दे, हटा दे, तो क्या हो जाएगी, जो दहन की प्रक्रिया है, जो आग जल रही है वो क्या होगी, बुझ जाएगी। जैसे कि फ्यूल हटा दे, अगर हम फ्यूल को ही हटा दें या एयर की सप्लाई बंद कर दें, ठीक, या हीट को हटा दे वहां से, तो इन तीनों में से अगर हम कुछ भी चीज क्या है हटा दे, तो क्या हो जाएगा, जो दहन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आग जो है वो बुझ जाएगी। जैसे कि हमारे पास हमने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हमने स्कूल्स में देखे होंगे, ठीक। स्कूल के अलावा हमने कहाँ पर देखे, हॉस्पिटल में देखे, या हम कभी मॉल में जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो इस प्रकार के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये क्यों होते हैं, ये इसीलिए होते हैं, कभी भी अगर कहीं पर भी किसी भी प्लेस में क्या हो जाए, आग लग जाए, ठीक, तो उसको बुझाने के लिए जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसको प्रेस करके जो है जहां पर आग जल रही है उसके ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे ये क्या करता है, अगर किसी लकड़ी में अगर हम कहें यहाँ पर जो है आग जल रही है, ठीक, आग जल रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर से फायर एक्सटिंग्विशर डाल रहा है यहाँ पर, ठीक। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो आग जल रही है उसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो फ्यूल है, ठीक, यहाँ पर जो है आग जल रही है, जब हम यहाँ पर ये डालेंगे फायर एक्सटिंग्विशर डालेंगे, इससे क्या होगा, ये उसके ऊपर एक परत बना देगा, ये जिसके ऊपर आग लगी है उसके ऊपर क्या कर देगा, ये एक परत बना देगा, परत बना देगा। परत बनाने से क्या होगा, परत बनाने से ये होगा कि जो ऑक्सीजन है जिसकी मदद से ये आग जल रही है उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, सप्लाई बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है इस फ्यूल से, इस बॉडी से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, जिस वजह से आग क्या होगी, धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पंप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर जो ये हमारा जहाँ पर आग लग रही है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है, धीरे धीरे वहां से हीट भी कम हो जाती है, वो ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक, जिससे जो कि क्या है, ऑक्सीजन का और जो ये हमारी बॉडी है जो जल रही है उसका कांटेक्ट क्या करता है, आपस में ब्रेक कर देता है, जिस वजह से आग जो है नियंत्रण में आ जाती है, ठीक। इतना समझ में आया कि आग को जो है कैसे फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है, इतना समझ में आया। अब जो है आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कैसे जो है ये अग्निशामक से हम जो है आग पर जो है नियंत्रण ला देते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम जिसे कहते हैं, तो CO2 की मदद से जो है आग को आसानी से नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब आग को नियंत्रण में लाया जा सकता है कई चीजों की मदद से, है ना। सबसे अच्छा अग्निशामक हम किसे कहते हैं, जो आग को नियंत्रण में लाता है वो होता है जल, यानी कि हमारा पानी, वाटर जिसे हम कहते हैं। अच्छा, जल की मदद से जो है जब ऐसे जो हमारे पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, ऐसे पदार्थों में जब आग लगती है तो उसे जो है जल से हम बुझा सकते हैं आसानी से, जल के द्वारा जो है हम उसमें आसानी से नियंत्रण ला सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर जो है विद्युत यानी कि बिजली के जो है इक्विपमेंट्स हो, उपकरण हो, बिजली के उपकरण हो, ठीक है, कहीं पर अगर जो है पेट्रोल से या तेल द्वारा जो है आग लग गई हो, तो वहां पर जो है हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पानी से जो है वहां पर आग जो है वो नियंत्रण में नहीं आएगी। पानी की मदद से हो सकता है आग जो है और ज्यादा भड़क जाए और ज्यादा फैल जाए, जिससे आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है। इसीलिए जो जल है वो सिर्फ जो है कुछ लिमिटेड चीजों में ही आग बुझाने में हमें काम आता है, जैसे कि लकड़ी है या पेपर है या इस तरीके की चीजें हैं, उन्हीं की आग ये आराम से वहां पर बुझ सकती है, ठीक। अगला
है बाय कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा सबसे बेस्ट अग्निशामक होता है। सबसे बेस्ट अग्निशामक क्यों? क्योंकि ये ऑयल, पेट्रोल और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाले जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उन पे जब उन पर जो है जब आग लगती है तो ये आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझा सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस पर एक कंबल की तरह या चादर की तरह अपनी फैल फैल जाता है और परत बना लेता है। तो जब ये परत बना लेता है तो ऑक्सीजन जिसकी मदद से जो है ये आग जल रही है, आगे बढ़ रही है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर कट हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही कट हो जाती है तो आग जो है आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, है ना, आग जो है आगे नहीं बढ़ेगी, जिस वजह से धीरे धीरे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आग जो है नियंत्रण में आ जाती है। और दूसरी चीज हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर एज लिक्विड इन सिलेंडर। केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है सिलेंडर्स में, इस तरीके के जो हमारे अग्निशामक सिलेंडर्स हमने यहाँ पर देखे, इनमें जो है संपीड़ित करके जो है इसमें भरी जाती है। ठीक, संपीड़ित करके उसमें भरी जाती है। इसीलिए जब हम अग्निशामक जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो इस तरीके काफी जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस तरीके से पूरे उसमें फैल जाती है। ठीक, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए कि पानी से जो है, जल से जो है जब हम आग बुझाते हैं, कौन सी आग जो है हम जल से नियंत्रण पा सकते हैं किसमें और किसमें नहीं पा सकते, और जिनमें नहीं पा सकते उनमें जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, यानी कि जो हमारा CO2 है उसके द्वारा हम जो है उसमें आग में नियंत्रण पा सकते हैं। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि दहन के प्रकार हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले रैपिड कंबशन, यानी कि जिसको हम तीव्र दहन कहते हैं। अगला है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी कि जिसको हम स्वतः दहन कहते हैं। और अगला है हमारा एक्सप्लोजन, यानी कि जिसको हम विस्फोट कहते हैं। तो तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट, ये हमारे तीन प्रकार के दहन के तीन प्रकार होते हैं। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं रैपिड कंबशन, यानी कि जो हमारा तीव्र दहन है वो क्या होता है। is a combustion in which a substance burn rapidly and produce heat and light with the help of external heat, for example burning of LPG। अच्छा, जो हमारा तीव्र दहन होता है वो दहन कैसे होता है, जहां पर जो है आराम से बहुत जल्दी जल्दी जो है आग जल जाती है। जैसे कि हमारा बर्निंग ऑफ एलपीजी, जब हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिससे कि हम चूल्हा जलाते हैं, सिलेंडर्स में भरी होती है, जिससे कि हम चूल्हा जलाते हैं, वो क्या होता है, जैसे हम उसकी तरफ क्या करते हैं, एक्सटर्नल हीट लेके जाते हैं किसी लाइटर की मदद से या किसी माचिस की मदद से। ठीक है, जब हम माचिस या लाइटर उसके पास लेकर के जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा गैस है, चूल्हा है, वो एकदम से जलने लग जाता है। ठीक, तो इसी को जो है रैपिड कंबशन या तीव्र दहन हम कहते हैं। ठीक, जैसे कि अगर कैरोसिन हो तो कैरोसिन अगर, यानी कि मिट्टी का तेल अगर हो तो उसे अगर हम कहीं पर डाल दें, उसके ऊपर जो है बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट यानी कि हम क्या करें, उसके ऊपर एक माचिस की तीली लेकर के जाएं, ठीक है, जलती हुई माचिस की तीली वहां पर डालें और वहां पर हम क्या देख पाएंगे कि एकदम से जो है आग जलना शुरू हो जाएगी। तो इसी को रैपिड कंबशन या तीव्र दहन कहा जाता है। ठीक, तीव्र दहन आप समझ गए होंगे। अगला स्वतः दहन, यानी कि स्पॉन्टेनियस combustion is a combustion in which substance burns spontaneously and produce heat, light without the help of external heat। अच्छा, रैपिड में और स्पॉन्टेनियस में, यानी कि तीव्र दहन में और स्वतः दहन में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो तीव्र दहन है वो एक एक्सटर, उसमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। माचिस की, जैसे कि गैस ही है तो माचिस की तीली हमें जलानी पड़ेगी पहले, फिर जो है वहां पर आग जलेगी। लेकिन जो हमारा स्वतः दहन है, जैसे कि इसका नाम ही है स्वतः दहन, तो यहाँ पर जो है बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, बिना किसी बाहरी हीट के, ऊष्मा के, जो है वहां पर अपने आप ही क्या होगा, आग जलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि जो हमारा फास्फोरस होता है वो रूम टेम्परेचर पे आते ही, यानी कि जो हमारा रूम का जो तापमान होता है, रूम तापमान पर आते, यानी कि कमरे का जो हमारा तापमान होता है उसमें आते ही अपने आप ही जलना शुरू हो जाता है। तो इसे स्वतः दहन
कहा जाता है। अच्छा, स्वतः दहन जो है इसके हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि कोयले की जो खान होती हैं उनमें क्या होता है, अपने आप ही आग लग जाती है और बहुत बड़ा क्या हो जाता है, अग्निकांड हो जाता है। किस वजह से, ये भी स्वतः दहन की वजह से ही होता है। और जैसे कि हमने और भी देखे हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमने जंगलों में देखा होगा, जंगलों में किस प्रकार अग्निकांड होता है और पूरे जंगल के जंगल क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है, या तो वहां पर ज्यादा गर्मी की वजह से, ज्यादा हीट की वजह से, दूसरी चीज जो है आसमान से बिजली जब गिरती है उस वजह से भी जो है स्वतः दहन होता है जंगलों में, और जिस वजह से जंगलों में काफी आग फैल जाती है। वैसे ज्यादातर तो जो है ये मनुष्य द्वारा ही होती है, ठीक है। ज्यादातर जो है मनुष्य जब वहां जाते हैं, आग जलाते हैं, बॉन फायर करते हैं, तो वहां पर जो है आग उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, बिना बुझाए आ जाते हैं, तो भी जो है आग फैल जाती है। लेकिन स्वतः दहन भी वहां पर होता है, बिजली बिजली द्वारा, और जो है ज्यादा गर्मी के द्वारा भी वहां पर स्वतः दहन हो जाता है जंगलों में। ठीक, चलिए, तो स्वतः दहन तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब तीव्र में और स्वतः दहन में, यानी कि तीव्र दहन और स्वतः दहन में एक सिमिलैरिटी है, यानी कि दोनों चीज जो है जो दोनों में सेम है, वो है कि जब यहाँ पर कोई भी चीज बर्न होती है, जलती है, तो हीट और लाइट यानी कि ऊष्मा और रोशनी यहाँ पर वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऊष्मा और रोशनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वही हमें स्वतः दहन में भी ऊष्मा और रोशनी देखने को मिलती है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा तीव्र दहन है वहां पर हमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, जबकि जो हमारा स्वतः दहन है वहां पर हमें कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं देनी पड़ती। इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, आगे हमारा एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। विस्फोट यानी कि जहां पर कोई भी हमारा पदार्थ जो है सडनली अचानक से क्या हो जाता है, बर्न होता है, और क्या बनाता है, हीट तो बनाता ही है, यानी कि ऊष्मा पैदा करता है, लाइट रोशनी भी पैदा करता है, लेकिन उसके अलावा जो है वहां पर साउंड यानी कि ध्वनि भी वहां पर निकलती है। ठीक, तीन चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, जबकि अभी तक के ऊपर के जो दो हमने पढ़े वहां पर सिर्फ हीट और लाइट, लेकिन यहाँ पर हीट लाइट के साथ साउंड भी यानी कि ध्वनि भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि हमारे पटाखे होते हैं, तो उनमें जो है हम हीट या दाब, जो हमारा दबाव होता है यानी कि प्रेशर जो है वो अप्लाई करके आसानी से जो है पटाखे फूट जाते हैं। कुछ पटाखे हमने देखे होंगे जिनको इस तरीके से हम नीचे पटकते हैं और वो क्या होते हैं, विस्फोट हो जाते हैं। तो वहां पर जो है हीट लाइट साउंड हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, तो रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट, ये तीनों ही आप समझ गए होंगे। तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है तीनों में, वो भी आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो इसके इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स है, डेफिनेशन, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, और तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट तीनों ही आपको समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंबशन के एग्जाम्पल। ठीक है, पहला रैपिड यानी कि जो हमारा तीव्र दहन है वो किस प्रकार उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि जो हमारा हमने कहा कि घर पर जो हम चूल्हा जलाते हैं वो क्या है, एक रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल यानी कि तीव्र दहन का एग्जाम्पल है। इमेज 2 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्वतः दहन हो रहा है। स्वतः दहन यानी कि यहाँ पर जो है अपने आप ही ये आग लग रही है फॉस्फोरस में, जब ये कहाँ आता है, रूम टेम्परेचर पर आता है। और तीसरा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पटाखे जो है यहाँ पर जल रहे हैं, क्रैकर्स जो है यहाँ पर विस्फोट हो रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, हीट लाइट और साउंड यानी कि ध्वनि, तीन चीजें यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आगे हमारा फ्लेम यानी कि ज्वाला। अब ज्वाला क्या होती है, यानी कि जब कोई सब्सटेंस यानी कि कोई पदार्थ जब दहन की प्रक्रिया करता है, जब जलता है, तो उनसे क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं जो दहन की प्रक्रिया करते हैं उन सब से ज्वाला निकले, क्या ये जरूरी है, सोचिए, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो सारे ही क्या करें, ज्वाला उनमें दिखे, सब में ज्वाला नहीं दिखती। ठीक, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, वाष्प बनाते हैं जलने के दौरान, उनसे क्या निकलती है, ज्वाला, उनमें हमें ज्वाला देखने को मिलती है, वो ज्वाला पैदा करते हैं।
और ऐसे पदार्थ जिनमें जो क्या होते हैं, वाष्प पैदा नहीं करते या वेपराइज नहीं होते, जब उनको जलाते हैं तो वो वेपराइज नहीं होते, ठीक। तो उनमें जो है ज्वाला नहीं निकलती, ठीक। तो दो तरह के यहाँ पर हमने सब्सटेंस पढ़ लिए, एक जिनमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है यानी कि जिनमें ज्वाला निकलती है, और एक जिनमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती यानी कि ज्वाला नहीं देखने को मिलती, ठीक। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि मोमबत्ती है, ठीक, या मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप, लंपू हम जिसे कहते हैं, तो मिट्टी के तेल से जलता है, तो हम क्या देख पाते हैं कि मोमबत्ती में और मिट्टी के तेल से जलता है जो लैंप, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है? उन दोनों में समानता यही है कि दोनों जो है जब जलते हैं तो क्या निकलती है, क्या देखने को मिलती है, ज्वाला हमें उनमें देखने को मिलती है, यानी कि फ्लेम हमें उनमें देखने को मिलती है। क्यों मिलती है देखने को? क्योंकि जब वो जलते हैं तब वो क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, ठीक है, वाष्प बनाते हैं, ठीक, जिस वजह से हमें जो है उनमें ज्वाला देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, हमारे पास कोयला है, चारकोल है, तो इन पदार्थों में जब हम इन पदार्थों में दहन की प्रक्रिया करते हैं, इनको जलाते हैं, तो इनमें जो है हमें कोई भी ज्वाला देखने को नहीं मिलती। अब कोई भी ज्वाला देखने को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दहन की प्रक्रिया के दौरान ये वेपोराइज नहीं होते। क्या नहीं होते? वेपोराइज नहीं होते, जिस वजह से हमें इनमें कोई भी ज्वाला देखने को नहीं मिलती, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ज्वाला क्या होती है, ठीक, और ज्वाला हमें किस में देखने को मिलती है, किस में देखने को नहीं मिलती। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, इससे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कैंडल के स्ट्रक्चर की तरफ, है ना, कि कैंडल का कैसे, क्या क्या कहाँ पर क्षेत्र है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर हमें कैंडल यानी कि मोमबत्ती दिख रही है, ठीक। अब मोमबत्ती में ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। ये वाला पार्ट कौन सा है? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में इनर जोन भी कहते हैं। और ये जो जोन है ये कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है, और ये सबसे कम गर्म भाग भी होता है। क्या होता है? सबसे कम गर्म भाग भी होता है, ठीक। आगे बढ़े, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा मध्य भाग, यानी कि जिसको मिडिल जोन भी कहते हैं। ये कैसा भाग है? ये आंशिक दहन वाला भाग है। कैसा भाग है? आंशिक दहन वाला भाग, ठीक, जिसको हम मध्य जोन भी कहते हैं, या मध्य भाग भी हम कहते हैं, या मिडिल जोन हम इसको कहते हैं। और ये कैसे रंग का होता है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, पीले रंग का है। कैसे रंग का है? पीला रंग का है, ठीक। और ये जो है कम गर्म वाला भाग है, ठीक है, ये सबसे कम गर्म वाला है, ये नीचे वाला, और ये उससे थोड़ा ज्यादा लेकिन कम गर्म वाला ही भाग है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पूर्ण दहन वाला बाहरी क्षेत्र, जो हमारा बाहरी क्षेत्र है, ये कौन सा है? हमारा सबसे ज्यादा गर्म वाला भाग यही होता है। यहाँ पर क्या होता है? संपूर्ण पूर्ण दहन भी होता है, और इसका रंग जो है कैसा होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हल्का हल्का कैसा होता है? नीला होता है, ब्लूइश होता है। और इस जोन को जो है हम आउटर जोन कहते हैं। तो मोमबत्ती जो है तीन भाग में हमने इसको बांटा है, पहला आउटर जोन, फिर मिडल जोन, फिर इनर जोन। जो आउटर जोन होता है वो सबसे गर्म भाग होता है, मिडल जोन जो होता है वो थोड़ा कम गर्म भाग होता है, और जो हमारा इनर जोन होता है वो सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। जो हमारा आउटर जोन होता है वो नीले रंग का होता है, जो मिडिल जोन होता है वो पीले रंग का होता है, और जो हमारा इनर जोन होता है वो काले रंग का होता है। अब आगे हम इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप चैप्टर अच्छे से पढ़ते रहिए, साइंस अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।